धुरंधर द रिवेंज एक ऐसी फिल्म जिसने आते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। दुनिया भर में अब तक 500 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर चुकी आदित्य धर की इस फिल्म पर सियासी बवाल जमकर हो रहा है। फिल्म में करीब 7 से 8 मिनट तक दिखाए गए अतीक अहमद के कैरेक्टर पर यूपी की राजनीति उबल रही है। कांग्रेस और सपा के नेता फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, लेकिन सियासी बयानों से उलट हकीकत आखिरकार है क्या? क्या सच में अतीक अहमद का आईएसआई से कनेक्शन था? क्या वो नेपाल के रास्ते नकली नोट यूपी में खपा रहा था? चलिए करते हैं रील और रियल लाइफ के डिफरेंसेस की बात। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, फिल्म में दिखाया गया है कि जसकीरत सिंह रांगी बदला लेने के लिए अपने दोस्त के साथ अतीक अहमद के पास AK-47 खरीदने आता है। अतीक के पास यह हथियार पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई के इशारे पर बलूच माफिया सप्लाई करते हुए दिखाए गए हैं, लेकिन असल में हथियारों की तस्करी के मामले में माफिया अतीक की कहानी थोड़ी अलग दिखती है। अतीक की हत्या 15 अप्रैल 2023 को हुई थी। इसके ठीक 15 दिन पहले उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। उसमें अतीक और उसके भाई अशरफ को हथियारों की तस्करी का आरोपी बनाया गया था। उस चार्जशीट के मुताबिक अतीक ने अपने बयान में कहा था कि उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। इसमें यह भी जिक्र है कि पाकिस्तान के आईएसआई और लश्कर तैयबा से उसके कनेक्शन है और आईएसआई एजेंट से फोन पर बातचीत भी होती थी। पाकिस्तान से हथियार ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराए जाते थे, फिर वहां से लोकल जो एजेंट होते हैं उनके जरिए हथियार अतीक गैंग के पास जाते थे। जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों को भी इसी खेप से हथियार मिलते थे, वहां के दशरथगढ़ से भी हथियार मिलते थे। अतीक ने जांच एजेंसी से यह भी कहा कि अगर उसे इन जगहों पर ले जाया जाए तो वो हथियार गोला बारूद बरामद करवाने में मदद कर सकता है। पुलिस ने इसी बयान के आधार पर उसके आईएसआई से लिंक होने को लेकर एक FIR लिखी थी, जिसमें लिखा गया था कि आईएसआई ने अतीक अहमद को AK-47 हथियार, .45 बोर की पिस्टल, स्टेन गन और RDX सप्लाई किया था। उमेश पाल की हत्या में .45 पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। अतीक के पास से 58 कारतूस भी मिले थे। ये सभी पाकिस्तानी मेड 9mm के कारतूस थे। फिल्म में दिखाया गया है कि पाकिस्तान में बैठा आईएसआई अधिकारी इलियास कश्मीरी उर्फ मेजर इकबाल अतीक की मौत का लाइव वीडियो देख रहा था। अतीक अशरफ की हत्या से उसकी प्लानिंग फेल हो गई थी, लेकिन हकीकत में 3 जून 2011 को अमेरिका के ड्रोन हमले में इलियास कश्मीरी मारा गया था। उस वक्त वो साथियों के साथ सेब के बगीचे में बैठा था। वहीं अतीक की हत्या 2023 में होती है। यहां भी रील और रियल लाइफ की जो टाइमिंग है वो मैच नहीं हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अतीक अहमद की मौत से पहले 2021 में यूपी STF और खुफिया एजेंसी रॉ ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। सितंबर 2021 में जीशान कमर नाम के आतंकी को पकड़ा गया था। जीशान उस पाकिस्तानी कैंप से जुड़ा हुआ था जहां कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। जीशान ने यूपी STF को बताया था कि 2017 में वो प्रयागराज से पाकिस्तान गया था। तब अतीक के भाई अशरफ ने पासपोर्ट अधिकारी को लेटर भेजा था ताकि पासपोर्ट जल्दी मिल जाए। इस तरह पहली बार अतीक के आईएसआई कनेक्शन का पता चलता है। इसके अलावा फिल्म में दिखाया गया है कि दाऊद इब्राहिम 60,000 करोड़ रुपए के नकली नोट भारत में खपाने की तैयारी करता है। यह जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय सान्याल को मिल जाती है। इसके बाद 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे PM मोदी 500 और 1000 रुपए के जो नोट हैं उनको बंद करने का ऐलान करते हैं। इसको आईएसआई चीफ पाकिस्तान में टीवी पर देखता है। यूपी में अतीक अहमद से टेलीफोन पर बातचीत होती है। अतीक कहता है कि भट्टा बैठ गया, दाऊद भाई से बोल दीजिएगा कि अब इनको रोकना नामुमकिन है। अगर रोकना है तो बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। चाय वाला घुस के फट गया हमारे अंदर। अब इसकी हकीकत क्या है दोस्तों? पहली बात यह है कि माफिया अतीक अहमद पर पाकिस्तान से फर्जी नोटों को यूपी लाकर चलाने का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। अतीक अहमद पर हवाला कारोबार के जरिए करोड़ों लेन देन के मुकदमे जरूर दर्ज थे। लोगों से वसूली करना, फिर उन पैसों को शेल कंपनियों से के जरिए जो है विदेश भेजना, फिर दूसरे रास्ते से भारत वापस लाना, अतीक अहमद की इसमें मिलीभगत जरूर थी। 500 और 1000 के नोट बंद होने के सीन के बाद आईएसआई चीफ और माफिया की बातचीत भी दिखाई गई है। अतीक कहता है कि यूपी गया हमारे हाथ से, हार जाएंगे इलेक्शन, अब अल्लाह ही मालिक है। इसको देखकर लगता है कि यूपी में कौन मुख्यमंत्री होगा, इसमें अतीक का हस्तक्षेप था। इस सीन की असलियत समझने के लिए अतीक के सियासी करियर को हमको एक बार देखना होगा। अतीक 1989 में पहली बार इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक बनता है। विधायक के तौर पर उसका दबदबा था। 1989, 91, 93, 96 और 2002 के चुनाव में भी उसने जीत हासिल की। 2004 में वो सपा के टिकट पर फूलपुर सीट से सांसद बना। राजू पाल हत्याकांड में जेल जाने के बाद भी उसने राजनीति करना जारी रखा, लेकिन फिल्म से जुड़ी 2 अहम बातें कभी साफ नहीं हुई। पहला, उसके सियासी करियर के पीछे नकली नोटों का कारोबार था, और दूसरा ये कि यूपी की सत्ता में बड़े चेहरों को अतीक अहमद ही सेट किया करता था।
फिल्म में दावा किया गया है कि नोटबंदी से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने यूपी के डीजीपी के साथ मिलकर अतीक अहमद को गिरफ्तार करवाया था, जबकि हकीकत यह है कि नवंबर 2016 में नोटबंदी के समय उत्तर प्रदेश के डीजीपी सैयद जावेद अहमद थे। वो 1 जनवरी 2016 को डीजीपी बनाए गए थे। फिल्म में डीजीपी संजय कुमार का जो किरदार है यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार की तरह दिखाया गया। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रशांत कुमार उस समय डीजीपी नहीं थे। प्रशांत कुमार फरवरी 2024 में डीजीपी बने और मई 2025 में रिटायर हुए। फिल्म में दिखाई गई ये टाइमलाइन भी सही नहीं है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। फिल्म में बताया गया है कि 2016 में हुई नोटबंदी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के फेक करेंसी रैकेट को बेनकाब करने का मास्टर प्लान था। भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने यूपी पुलिस को बताया कि पाकिस्तान से जुड़े फेक करेंसी रैकेट में यूपी का जो आतिफ अहमद है वो शामिल है, जो कैरेक्टर जो है अतीक अहमद का दिखाया गया है फिल्म में। हालांकि अतीक अहमद से जुड़े उमेश पाल हत्याकांड और हथियार तस्करी मामले की जांच प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ ने की थी। अतीक के विदेशी लिंक होने की वजह से जांच में एटीएस को भी शामिल किया गया था। 13 जुलाई 2023 को सीजीएम कोर्ट में जांच एजेंसी ने पहली चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में अतीक अहमद के कबूलनामे और सबूतों के आधार पर बताया गया कि अतीक की गैंग IS 227 का आईएसआई से सीधा कनेक्शन था। लेकिन यूपी पुलिस की चार्जशीट में अतीक से जुड़े फेक करेंसी रैकेट का जिक्र कहीं पर भी नहीं किया गया, लिहाजा फिल्म में अतीक से जुड़ा फेक करेंसी का दावा सच नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक और बात है जो फिल्म में दिखाई गई है कि अतीक जेल के बरामदे में खाना खा रहा है। एक कांस्टेबल उसको खाना परोस रहा है। इस बीच आईएसआई चीफ की कॉल आती है उसके मोबाइल पर। वो नेपाल के रास्ते हथियार और चरस सप्लाई की बात करता है। फिल्म में जो कैरेक्टर है आतिफ कहता है कि आज उसका मेडिकल है, डॉक्टर से सेटिंग हो गई है। ऐसा दिखाया गया है कि पूरे नेटवर्क की हैंडलिंग आतिफ जो है जेल के अंदर से ही कर रहा था। असल में ये बात काफी हद तक सही कही जा सकती है। 2007 में राजूपाल की हत्या के बाद 2023 तक अतीक का ज्यादातर वक्त प्रयागराज की नैनी जेल, देवरिया, बांदा, चित्रकूट जेल में ही बीता। अतीक अहमद 3 अप्रैल 2013 को देवरिया जेल में शिफ्ट किया गया था। अतीक के गुर्गे लखनऊ के आलमबाग के रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल का अपहरण करके उसके पास देवरिया जेल पहुंचे थे। यहां अतीक ने मोहित को बहुत पीटा था। उसमें मोहित के दाएं हाथ की जो उंगलियां थी, हड्डियां टूट गई थी उसकी। उनकी एमजे इंफ्रा के नाम से जो 5 कंपनियां थी उसे फारूक और जकी के नाम पर करवाया गया। ये मामला इतना हाईलाइट हुआ था कि 4 दिन बाद 30 दिसंबर 2018 को अतीक अहमद को बरेली जेल भेज दिया गया। फिर 2019 में कोर्ट ने अतीक को गुजरात की साबरमती जेल भेजा। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिल्म वास्तविकता से प्रेरित हो सकती है, लेकिन वास्तविक तो नहीं है। दूसरा पहलू यह है कि जो हिंसा कर सकता है, लोगों की जमीन कब्जा कर सकता है, तमाम और अपराधों में शामिल हो सकता है, वो हथियार और नकली नोटों की तस्करी में भी शामिल रह सकता है, वो काम भी कर सकता है। क्योंकि कहावत तो यही है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यानी कि पैसों के लिए लोग अपनों को नहीं छोड़ते। तो अतीक कोई दूध का धुला, ईमानदारी की मूरत तो था नहीं। फिल्म में अतीक अहमद का मर्डर ठीक वैसे ही दिखाया गया है जैसे प्रयागराज में अतीक और उसके भाई अशरफ का हुआ था। फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय सान्याल की प्लानिंग से हुआ, जबकि यूपी में माना जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्त रवैये की वजह से माफिया का आतंक खत्म होता चला गया और फिर एक घटना में उसकी जान चली गई। फिलहाल फिल्म ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। तमाम राजनीतिक रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, सामने आ रहे हैं। आप भी उन रिएक्शंस को देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बकवास को कौन देखेगा और कौन यकीन करेगा? मोदी जी ने नोटबंदी की, नोटबंदी का असर पूरे देश में पूरी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ के रख दी। मोदी जी के जो ये मूर्खतापूर्ण फैसले थे उनका भुगतान देश कर रहा है। उसका महिमा मंडन आप करते रहिए। कल आप मोदी जी का महिमा मंडन करिए कि ईरान के साथ युद्ध के ऊपर आप खामोश रहे थे। तो इतिहास जो लिखा जा रहा है ना, इतिहास में तो ये फैसले दर्ज हो रहे हैं कि इन फैसलों के कारण जो आपने लिए हैं, इन फैसलों के कारण देश को कितना नुकसान हुआ है। देखिए,
इस तरीके की फिल्में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से बननी शुरू हुई है, और मुझे ये भी लगता है कि इन फिल्मों के पीछे भारतीय जनता पार्टी की फंडिंग भी हो सकती है। ये फिल्म देश का माहौल खराब करने के लिए है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि बीच सड़क पे अतीक को गोली मार दी तो वो ठीक हो गया, तो क्या आप चाहते हैं कि देश के अंदर अदालतें बंद कर दी जाएं? क्या ये फिल्म के बनाने वाले ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जिसको चाहे मरवा दे और जिसको चाहे जिंदा रखे? जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ माहौल पैदा करने की कोशिश की गई, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ क्यों, चाइना के खिलाफ क्यों नहीं? इसका मतलब है कि आपका माइंड सेट है, आप पाकिस्तान को एक सिंबल बना के चल रहे हैं। नोटबंदी को आप जस्टिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब सैकड़ों लोग मारे गए, वो ठीक मारे गए। ये फिल्म देश के माहौल को खराब कर रही है, इस पे पाबंदी लगनी चाहिए। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए जो सिर्फ पैसे के लालच में देश को बर्बाद करने के लिए तैयार है।